इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब और डॉक्टर अजमत करीम साहब। आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। अजमत करीम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि कोविड-19 पर आप ऑनलाइन ओपीडी चला रहे हैं, इसको आप कैसे किस तरह से मैनेज करते हैं? ये जब मार्च में कोविड शुरू हुआ, कोविड के मरीज आने लगे, जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ और जितने भी कोविड की बीमारी से जो सबसे पहले अटैक होता है वो फेफड़े पे होता है, लंग्स पे होता है। जी। और मेरे सारे जो मरीज थे वो हमको या तो ओपीडी में आके दिखाते थे या हॉस्पिटल में आके इमरजेंसी के थ्रू आईसीयू और वार्ड में एडमिट होते थे। जी। लेकिन जब ये गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन कर दिया, तो जी। हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि घर से हॉस्पिटल जाना और क्लिनिक जाना और उन मरीजों को क्लिनिक बुलाना। और इसमें हमारे पास 3 तरह के मरीज थे। एक तो वो मरीज थे जो स्टेबल मरीज थे, जी। जो महीने 2 महीने में आके आपको दिखा के चले जाते थे। दूसरे वो मरीज थे या तो वो ऑक्सीजन पे थे जी। या उनको कई तरह के इन्हेलर चलते थे और उनके लिए क्लिनिक तक आना बहुत मुश्किल काम था, और अगर वो आते तो उनको कोविड का एक्सपोजर होना बहुत मामूली बात थी। जी। और ऐसे पेशेंट जिनको कोविड का एक्सपोजर हो जाता, जी। तो इनके लिए बचना बड़ा मुश्किल काम था। तो चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड पहले से ही इस्तेमाल कर रहा था, जी। और मुझे इन सारे पेशेंट्स को जो मैंने कैटेगराइज किया था, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो इनको कैटेगराइज किया और इनको मैंने मैसेज दिया कि ये मेरा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो सेव है, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ऑनलाइन वीडियो क्लिनिक पे आप मेरे को दिखा सकते हैं। जी। और चूंकि मेरे पास उनका सारा डेटा सालों से है ऐसे पेशेंट्स का, तो मेरे लिए बड़ा इजी है कि मैं उनको अच्छे तरीके से पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से इवेल्युएट करके और दवाई लिख के और उनको देख सकता था। बिल्कुल। शुरू में तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि पेशेंट्स का डॉक्टर पे जो आमने सामने जो फेथ है और दूर से बैठने का जो फेथ है वो काफ़ी जी। फर्क था। बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी बेहतर तरीके से काम करने लगा, और शुरू में मैनेज मैंने करते दिल्ली हैं। से शुरू किया और बाद में मैं इसको पूरे इंडिया में, मैं हिंदुस्तान के हर सूबे के अलग अलग इलाकों से, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के मरीजों को भी मैंने देखना शुरू कर दिया। पहले महीने में मैं 20 से 25 मरीज देखता था, और अब मैं हर महीने लगभग 150 से 200 मरीज ऑनलाइन देखता हूँ। और चूंकि मैं कोविड हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जी। मेरा जो हॉस्पिटल है वो कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, तो मुझे कोविड पेशेंट्स को इमरजेंसी में ऑनलाइन राउंड ही लेना पड़ता है कभी कभी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मेरा वो काफ़ी अच्छे से काम हुआ और लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से मैं सर्विसेज दे पा रहा हूँ। जो इसमें जो सॉफ्टवेयर था मेरा, उसको वो उन्होंने ऑडियो और वीडियो दोनों पे रखा। जी। शुरू जी। में तो मैं सिर्फ ऑडियो पे ही बात करके और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से दवा लिख पाता था। जी। बाद में जब वो वीडियो कनेक्ट हो गया, तो मैं पेशेंट को जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे जी। बात करके उनके सिम्टम को देख के, उनके वाइटल्स को लिख के और दवाइयों को मॉडिफाई करके अकॉर्डिंगली मैं प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट लिखता हूँ और उनको वहाँ उनके मोबाइल पे प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है। तो पेशेंट्स को जो तो दिल्ली में है उनके लिए तो आना भी मुश्किल है, लेकिन जो और जो दीगर दूर दराज के लोग हैं, जी। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जी। अपने उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाके के लोगों को आना इस हालात में बड़ा मुश्किल हो रहा था, जो मेरे से आसानी से कनेक्ट हो गए और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं हैंडल कर पाऊँ। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि अब यूपी और बिहार में मरीजों की तादाद रोज-बरोज बढ़ रही है। इसको कैसे करना चाहिए कि ये इस पर कदगन लग सके? इसीलिए मैंने जो है इसको स्क्रीनिंग, इस प्रोग्राम के इसमें जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें बड़ा इजी स्क्रीनिंग कर लेते हैं हम, कि इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट्स को मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ या मैं इसको अपने यहाँ इमरजेंसी में बुला सकता हूँ या नियरेस्ट इमरजेंसी में रेफर कर सकता हूँ। ये पेशेंट्स कोविड सस्पेक्टेड है कि नहीं, या इसको कोविड हो सकता है, ठीक है, या कोविड से सफ़र कर रहा है ऑलरेडी। जी। अगर तो वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है और रेस्ट टेस्ट है उसके पास, तब तो मैं दवाई लिख देता हूँ और जो उसके हालत के हिसाब से मैं उसको अपना मशवरा जो है प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देता हूँ और फिर ऑनलाइन मॉनिटर करता हूँ उनको।
और जैसे जैसे हालात बेहतर होती जाती हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान अगर किसी की हालत बिगड़ती है तो फिर हम उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल भेजने के लिए मशवरा दे देते हैं। जी। मुमताज़ साहब भी मेरे साथ हैं। मुमताज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से मरीज़ों की तादाद यूपी, बिहार में बढ़ रही है मैं रोज़-रोज़, कैसे इस पर रोक नहीं लगाई नहीं जाए? मैं डॉक्टर साहब से ही जानना चाहूँगा। जी, मैं डॉक्टर साहब के सामने अपनी कोई राय नहीं दूंगा। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि इसमें किस किस क्लास के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, किस क्लास के लोगों को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग शायद ऑनलाइन न होने पाए, तो क्या क्लास जुड़ पाता है या मैं सब आपको जुड़ जाए? बताऊं, ये जो सॉफ्टवेयर है, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, आज की डेट में हर क्लास के लोगों के पास स्मार्टफोन है। बिल्कुल। इस हम्म, स्मार्टफोन पे वो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड हम्म, करके अगर तो उन्होंने कोई जांच कराई हुई है तो उस जांच की रिपोर्ट अपलोड कर देते हैं। और जो हम्म, वक्त उनको सहूलत होती है, जो वक्त अवेलेबल है हमारे शेड्यूल में, उस शेड्यूल को वो टिक कर देते हैं और मुझे पता चल जाता है कि ये आदमी मेरे से इस वक्त में दिखाना चाहते हैं। अगर तो उनकी हम्म, कोई पुरानी रिपोर्ट है तो मैं पहले से ही देख लेता हूँ उस रिपोर्ट को, और उसके बाद उनसे बात करता हूँ। या अगर उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया हुआ है और कोई दवा नहीं चल रही है, तो फिर मैं उनको टेस्ट और दवाई लिख के और दोबारा देखने की बात करता हूँ। जहाँ तक तो किस तरह के लोग हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि जिनके पास भी स्मार्टफोन है, जी, चाहे वो किसी तबके के हो, वो मेरे से इस एप्लीकेशन के जरिए जुड़ सकते हैं। और इसीलिए चूंकि अभी बिहार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैंने दरभंगा और मधुबनी को ध्यान में रखते हुए, एक जगह है सकरी, वहाँ पे ये एक वर्चुअल क्लिनिक शुरू किया है। इस वर्चुअल क्लिनिक का ऑनलाइन कंसल्टेशन से थोड़ा अलग होगा, ये जानते हुए कि हर कोई, जो आपका सवाल है मेरे से ऑनलाइन जुड़ने में और इंटरनेट और चीज़ों में दिक्कत होगी, तो वर्चुअल क्लिनिक वैसा ही क्लिनिक होगा जैसे आम तरह का क्लिनिक है। वहाँ पे एक असिस्टेंट होगा जो उसका पूरा ब्लड प्रेशर, बेसिक डेमोग्राफिक लिख के उसको इंटर कर देगा, और वो ठीक हमारे कैमरे के सामने, लैपटॉप के सामने में आके हमसे पूरी तरह से बात करेगा। हम उसकी पूरी सिम्टम को समझ के उसको जो जांच की ज़रूरत होगी वो जांच लिख देंगे, और जो दवा की ज़रूरत होगी दवा लिख देंगे। तो उसमें कोई भी क्लास आ सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, मीडियम क्लास का हो, डॉक्टर साहब, कोई भी। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और माफ कीजिएगा, बुरा न मानिएगा, आपकी फीस भी ज्यादा है, लेकिन अगर हर क्लास, तो क्या ये आप इसमें इस वक्त ये कोविड में आप मदद के तौर पे ये कर रहे हैं या प्रोफेशनली है, कैसे आप इसको करते हैं? बिल्कुल मदद के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आदमी, मैं शुरू में ही अगर कोविड को डिटेक्ट कर लेता हूँ, जी, और शुरू में ही उसको मैं समझ गया कि ये कोविड पेशेंट है और वो हॉस्पिटल जाने से बच जाता है। ये कोविड हम्म, के अगर हॉस्पिटल जाने का, इलाज का खर्चा आपको पता है, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए, अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से भी जाए तो भी इतना खर्चा है। और प्लस उसको बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, सब फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका कोई हम्म, अंदाजा नहीं है। तो बिल्कुल। जब हम शुरू में ही इस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, होम क्वारंटाइन कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, दवाई शुरू कर देते हैं, तो उस मर्ज को बढ़ने से बचा लेते हैं। तो इसमें हम्म, जो है, और अगर कोई गांव में रह रहा है, तो गांव से शहर में आने जाने का खर्चा भी आजकल जो है वो 500-1000 रुपए है। बिल्कुल। हम्म, लेकिन अगर वो मुझे ऑनलाइन दिखा लेता है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा है वो 1000 रुपये का खर्चा है इसमें। और 1000 रुपये में पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा ऑफिस, पूरा कंसल्टेशन है इसमें, और इसमें हम 1 हफ्ते के लिए जो है वो उसको वैलिड रखते हैं। और डॉक्टर अगर साहब, किसी को जरूरत पड़े तो हम 10 दिन, 15 दिन के बाद भी उससे हम अगर चार्ज ना लिया जाए तो कोई बात नहीं है, और उसको हम कंसीडर एक करते हैं कि एक बार आप जरा, जो आपकी एप्लीकेशन है, तो एक बार हाँ, आप उसको जरा से दिखा के कैसे पेशेंट जो है वो आप से दिखाए, अगर मान लीजिए कैसे समझाएंगे कि वो इसको डाउनलोड कर लिया, अगर मान लीजिए, तो कैसे हाँ, इसको वो ऑपरेट सिंपल है। करेंगे? जैसे जैसे अगर डाउनलोड करते हैं, और अगर वो पुराना पेशेंट है मेरा, जैसे ही वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा तो उसको पूरा रिकॉर्ड उसके मोबाइल में भी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई नया पेशेंट है तो उसके पास एक ओटीपी कंफर्मेशन होगा कि ये जेन्युइन आदमी है। ओटीपी मोबाइल कंफर्मेशन के बाद जो है, एक स्टेप ये है कि अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अगर है तो ईमेल एड्रेस पे आपको, अगर जिसके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन एसएमएस के थ्रू चला जाता है, जिसके पास ईमेल है तो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिस्क्रिप्शन चला जाता है। दूसरा स्टेप आता है कि आपको उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट जैसे ही करते हैं वो एसएमएस मेरे पास आ जाता है कि आपका इस आदमी के साथ
इस वक्त में अपॉइंटमेंट है। 15 मिनट पहले उसको भी अलर्ट जाता है, मुझे भी अलर्ट आता है कि आपको इस वक्त में देखना है। मैं जैसे ही ऑन करता हूँ वो आदमी मेरे सामने स्क्रीन पे होता है और फिर मैं उससे बातचीत करके उसकी डायग्नोसिस मुकम्मल करके और उसको हम दवा लिख देते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। उसको चूंकि अब उसका डेटा मेरे पास है तो उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, हम पहुंचते हैं उसके पास कि ये बुखार कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, कोई और तकलीफ तो नहीं है, बीमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कोविड का पहला टेस्ट क्या आया, दूसरा क्या आया। जैसे जैसे है वो चीज़ वो अपने मोबाइल पे लिखता जाएगा कि 8 बजे मेरा ऑक्सीजन लेवल ये है, ये बुखार ये है, सांस इतना फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। तो उससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इसकी हालत में सुधार है या इसकी मतलब हालत आप में। ऑनलाइन खुद ही उसको चेक करते रहेंगे ये वो हमारे उसके स्क्रीन पे जरिए? हमें आता रहता है ये हाँ कि इस ओके। पेशेंट को मैंने इतने बजे देखा था और इसका ये कंडीशन है, अभी करंट कंडीशन ये है। लेकिन उसमें उस पेशेंट को अपना डेटा खुद ही डालना पड़ता है। जैसे आज मैंने एक पेशेंट दरभंगा में देखा है, एक मैंने फर्रुखाबाद में देखा है। तो ऐसे लोग जो सस्पेक्टेड हैं और डर की वजह से भी अस्पताल नहीं जाते कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, तो अगर वो मेरे से जुड़ते हैं और मेरी काउंसलिंग में से मैं उनको बता देता हूँ कि भाई आप नहीं जाएंगे तो ये प्रॉब्लम है, आप टेस्ट तो करवाइए और फिर हम घर से इलाज करते हैं। तो अभी तक तो मैंने काफ़ी पेशेंट्स कोविड के ऑनलाइन देखे हैं और मैक्सिमम जो है जो ऑनलाइन पेशेंट हमने देखे माइल्ड मॉडरेट के वो सब ठीक हो गए, किसी एक एक को डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज, क्योंकि जो कोरोना का सबसे बड़ा डर था वो ये था कि ये लाइलाज बीमारी है। तो ऐसे में क्या चीज ऐसी आप करते हैं कि जिससे वो तो रिकवर जो हो ये जाता है, जो या इम्यून सिस्टम हाँ, जो उसका? जी। ये बीमारी लाइलाज है लेकिन इसकी जो मोर्टेलिटी है वो काफी कम है। एक मेरे हिसाब से ये 1 से 1.5% के आसपास लोग ही इस बीमारी से किस अगर सीरियस कंडीशन में मौत होती है, वरना जितने लोग हैं वो सब इस बीमारी से बाहर निकल जाते हैं। इस बीमारी का खतरा यही है कि बड़ी तेजी से फैलता है, ठीक है। और जो है बाकी दूसरी बीमारी अगर आप देखेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस जो बिगड़ी हुई टीबी जिसको कहते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है ये आम फ्लू की तरह है। हिंदुस्तान में इसने अपने को म्यूटेट करके अलग अलग तरीके से पेश किया है। जैसे पहले ये था कि सिर्फ खांसी जुकाम नजला होगा तभी कोरोना है, लेकिन अब अगर आप किसी को लूज मोशन भी हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक भी हो रहा है, किसी को स्ट्रोक भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी कोरोना हो सकता है। इसलिए ये अलग अलग तरीके की शक्ल में इख्तियार करके हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमें फिर सबसे पहले कोविड की जांच करके ये कंफर्म करना पड़ता है कि ये कोरोना है कि नहीं है। सो जितना ये इसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया ने पेश किया है और जिस तरह का स्टिग्मा फैलाया है हिंदुस्तान में, उतना स्टिग्मा और उतनी डरने की बात है नहीं। अगर आपको हो गया किसी आदमी को कोविड, अगर अपना ध्यान रखे और बेसिक चीजों पे ध्यान रखे तो वो आराम से ठीक होके इस मसले से बाहर आ जाए। अभी अभी डॉक्टर साहब, वो जैसा कि अभी अब्बास ने भी सवाल किया था कि यूपी में और बिहार में खास तौर से बढ़ रहा है और वहाँ के अस्पताल की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे केयर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे? अब आप तो इतने उसकी लोगों जो को बहुत बहुत बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर भी डर गए कि डॉक्टर को भी जो वहाँ पे है, क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली में हम काम करते हैं तो हमें काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो जो गांव में और छोटे छोटे जगह पे है वो डॉक्टर ने भी अपनी क्लिनिक, अपनी एक्सरे फैसिलिटीज, अपनी लैब को बंद करके और घर में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से फैसिलिटी नहीं होने की वजह से मरीजों को सही सलाह नहीं मिल पा रही है। अगर मरीजों को सही सलाह सही वक्त पे इस बीमारी की पहचान हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। बढ़ने की एक ही वजह यही है कि जिस एक आदमी को हुआ उसका इलाज वक्त पे नहीं हुआ और उसको सही से काउंसलिंग नहीं की गई तो वो बढ़ता चला गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए आपको ये लोग सुनेंगे, वो आपसे कांटेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, तो ऐसे आप इन जनरल क्या सलाह देंगे लोगों को कोरोना से बचने के लिए? और अगर महसूस करते हैं एक तो वो ये कि तो ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी को। अगर घर में कोई बुजुर्ग आदमी है जिसकी उम्र 60 से ऊपर है और छोटा बच्चा है तो इनको आपने सबसे पहले आइसोलेट करना है, ठीक है। दूसरा, ये नॉर्मल बुखार की तरह अगर कोई भी सिम्टम बुखार या कुछ लेके आता है तो फौरन आप डॉक्टर से बात कीजिए और अपने को दिखाइए, अपनी जांच कराइए
और जो जिस तरह का आपका स्टेज है, जैसे मैंने बताया कि 3 स्टेज है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर माइल्ड है तो माइल्ड में तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है ही नहीं, डॉक्टर से बात करके जो बेसिक ट्रीटमेंट पे उस पर रहिए, आइसोलेट कीजिए, रिपीट टेस्ट कीजिए, नेगेटिव हो जाए अपना काम कीजिए। ठीक है, तो इसको डरने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरह से आम जो फ्लू है उस फ्लू की तरह है। अगर आपने, इसमें सिर्फ यही है कि बाकी फ्लू में हमने वैक्सीनेशन दिया हुआ है, इम्यूनिटी है हमारे अंदर। इसमें एक यही खतरा है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं है इस फ्लू के लिए। लेकिन बाद लोगों को जिनको ये हो चुका है उनके अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। जैसे किसी एक घर में किसी को हो गया है कोविड और दूसरे 3-4 लोगों का भी टेस्ट हम करा रहे हैं तो उनकी एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत एहतियात से अगर आदमी ध्यान से एहतियात से इसको समझ बूझ के चले तो आराम से ठीक हो जाता है। जिस तरह से एक नॉर्मल फ्लू 4 से 5 दिन लगता है, इसको भी 7 से 8 दिन 10 दिन में ही अपने आप ठीक। जी नाज़रीन देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर अजमत करीम साहब और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया।